Good evening. While apologizing to the nation, Prime Minister said, I want to say with sincere and pure heart that maybe something was lacking in our tapasya, that we could not explain the truth, as clear as the light of the diya, to some of our farmer brothers. But today is Prakash Parva, not the time to blame anyone. Today I want to tell the country that we have decided to repeal the 3 farm laws. After almost a year-long protest against them, Prime Minister repealed the agriculture reform laws enacted last year. Welcome to this week's episode of Prime Minister Speaking. Prime Minister Narendra Modi addressed the nation in a stunning U-turn, and the Prime Minister has decided to repeal all 3 agricultural reform laws that have sparked almost a year of massive protests by farmers. He said his cabinet will take the decision next month. We have decided to repeal all 3 farm laws. We will start the constitutional process to repeal all the 3 laws in Parliament session that starts at the end of this month, Modi said in an address to the nation. साथियों, किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए। देश ने अपने रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। हमने एमएसपी तो बढ़ाई ही, साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश की 1000 से ज्यादा मंडियों को ई नाम योजना से जोड़कर हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने का एक प्लेटफॉर्म दिया, और इसके साथ ही देश भर की कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण पर भी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए। साथियों, आज केंद्र सरकार का कृषि बजट पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। हर वर्ष 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से गांव और खेत के नजदीक भंडारण, इसकी व्यवस्था, कृषि उपकरण जैसी अनेक सुविधाओं का विस्तार, ये सारी बातें तेजी से हो रही है। छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाने का अभियान भी जारी है। इस पर भी करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन फंड के आवंटन को भी 2 गुना करके 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हमने क्रॉप लोन भी 2 गुना कर दिया, तो इस वर्ष 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। अब पशुपालकों को मछली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलना शुरू हो गया है। यानी हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। साथियों, किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में
3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में
हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the first Global Innovation Summit of the pharmaceutical sector via video conferencing. The two-day summit had 12 sessions and over 40 national and international speakers deliberating on a range of subjects including the regulatory environment, funding for innovation, industry academia, collaboration and innovation infrastructure, and also highlighted the opportunities in the Indian pharma industry that has a huge growth potential. Namaste. At the outset, I congratulate the Indian Pharmaceutical Association for organizing this Global Innovation Summit. The COVID-19 pandemic had brought the importance of the healthcare sector into sharp focus. Whether it is lifestyle or medicines, medical technology or vaccines, every aspect of healthcare has received global attention over the last 2 years. In this context, the Indian pharmaceutical industry has also risen to the challenge. The global trust earned by the Indian healthcare sector had led to India being called the pharmacy of the world in recent times. Employing nearly 3 million people and generating a trade surplus of about $13 billion. The Indian pharma industry had been a key driver of our economic growth. The combination of high quality and quantity at affordable prices has generated immense interest in the Indian pharma sector around the world. Since 2014, the Indian healthcare sector has attracted over $12 billion in foreign direct investment. And there is still potential for much more. Friends, our definition of wellness is not limited by physical boundaries. We believe in the well-being of the entire humankind. Sarve api sukhina santu, sarve santu niramaya. And we have shown this spirit to the whole world during the COVID-19 global pandemic. We exported life-saving medicines and medical equipments to over 150 countries during the initial phase of the pandemic. We have also exported more than 65 million doses of COVID vaccines to nearly 100 countries this year. Over the coming months, as we ramp up our vaccine production capacities, we will do much more. Friends, the importance of innovation had been reinforced in the COVID-19 era in all walks of life.
the disruption force us to reimagine for our lifestyles the way we think and we work. In the context of the Indian pharma sector too, the speed, scale, and willingness to innovate had been truly impressive. Prime Minister Narendra Modi emphasized the need for everyone from parliamentarians to the common man to give primacy to their duties, saying, "This is the mantra to speed up India's development by many times from the pace it has grown since independence." Addressing the inaugural session of the 82nd All India Presiding Officers Conference virtually, he also called for collective efforts, including from states, to take the country to new heights of progress, and cited that the fight against COVID-19 as a historic example of सबका प्रयास. साथियों, हमें आने वाले वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है. असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं. ये संकल्प सबके प्रयास से ही पूरे होंगे. और लोकतंत्र में, भारत की संघीय व्यवस्था में, जब हम सबका प्रयास की बात करते हैं तो सभी राज्यों की भूमिका उसका बड़ा आधार होती है. देश के बीते सालों में देश ने जो हासिल किया है उसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी ने बड़ी भूमिका निभाई है. चाहे पूर्वोत्तर की दशकों पूरी समस्याओं का समाधान हो, दशकों से अटकी लटकी विकास की तमाम बड़ी परियोजनाओं को पूरा करना हो, ऐसे कितने ही काम हैं जो देश ने बीते सालों में किए हैं, सबके प्रयास से किए हैं. अभी सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने कोरोना का ही है. इतनी बड़ी लड़ाई देश ने सब राज्यों को साथ लेकर जिस एकजुटता से लड़ी, वो अपने आप में ऐतिहासिक है. आज भारत 110 करोड़ वैक्सीन डोज, ऐसा बड़ा आंकड़ा पार कर चुका है. जो कभी असंभव लगता था वो आज संभव हो रहा है. इसलिए हमारे सामने भविष्य के जो सपने हैं, जो अमृत संकल्प हैं, वो भी पूरे होंगे. देश और राज्यों के एकजुट प्रयासों से ही ये पूरे होने वाले हैं. ये समय अपनी सफलताओं को आगे बढ़ाने का है. जो रह गया है उसे पूरा करने का है. और साथ ही एक नई सोच, नए विजन के साथ हमें भविष्य के लिए नए नियम और नीतियां भी बनानी है. हमारे सदन की परंपराओं और व्यवस्थाएं स्वभाव से भारतीय हो. हमारी नीतियां, हमारे कानून भारतीयता के भाव को, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करने वाले हो. PM Narendra Modi launched two customer-centric initiatives of the Reserve Bank of India, the RBI Retail Direct Scheme and the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme. With this, India has opened up government bond market for the retail investors. And with this, the RBI Retail Direct Scheme, small investors in the country have got a safe medium of investment in government securities, PM Modi said.
RBI's two innovative customer-centric initiatives will increase investment avenues, make accessing capital market easier and safer. आज जिन दो योजनाओं को लॉन्च किया गया है, उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए अधिक आसान, अधिक सुरक्षित बनेगा। रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स में देश के छोटे निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट का सरल और सुरक्षित माध्यम मिल गया है। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन लोकपाल स्कीम के बैंकिंग सेक्टर में वन नेशन वन अम्बड्समैन ये सिस्टम ने आज साकार रूप लिया है। इससे बैंक कस्टमर्स की हर शिकायत, हर समस्या का समाधान समय पर बिना परेशानी को हो सकेगा। और मेरा स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आप ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में कितने मजबूत हैं, कितने संवेदनशील हैं, कितने प्रोएक्टिव हैं, वही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है। साथियों, अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी को प्रमोट करने की जो भावना है, उसको रिटेल डायरेक्ट स्कीम नई ऊंचाई देने वाली है। देश के विकास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट की अहम भूमिका से आमतौर पर लोग परिचित हैं। विशेष रूप से आज जब देश अपने फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटा है, अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तब छोटे से छोटे निवेशक का प्रयास और सहयोग, भागीदारी बहुत काम आने वाले हैं। अभी तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में हमारे मध्यम वर्ग, हमारे कर्मचारियों, हमारे छोटे व्यापारी, सीनियर सिटीजन्स, यानी जिनकी छोटी सेविंग है, उनको सिक्योरिटीज में निवेश के लिए बैंक इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स जैसे इनडायरेक्ट रास्ते अपनाने पड़ते थे। अब उन्हें सुरक्षित निवेश का एक और बेहतरीन विकल्प मिल रहा है। अब देश के एक बहुत बड़े वर्ग को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में देश की संपदा के निर्माण में सीधा निवेश करने में और आसानी होगी। With this, it's a wrap of this week's episode of Prime Minister Speaking. We'll be back again next week. Until then, this is Nandakumar signing off. Thank you for watching and goodbye.